हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट का डिस्कशन हमारी एएफएम के कंपोनेंट के चैप्टर नंबर 8 के अंदर होता है। दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज खुद एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट है। तो इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, व्हाट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि एक पर्सन है हु इज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल और वो अपने एक कस्टमर को रॉ मटेरियल जो है वो सप्लाई करता है। ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, इस ट्रांजैक्शन के दौरान जो कस्टमर है, कस्टमर सेज कि आप मुझे रॉ मटेरियल या गुड्स 1,000 रुपए के प्रोवाइड कर दीजिए, लेकिन क्रेडिट पर प्रोवाइड करिए, सो दैट आई विल नॉट पे यू कैश राइट नाउ। आप मुझे अभी सामान दे दो, मैं फ्यूचर में कुछ समय के बाद आपको उसका पेमेंट कर दूंगी। ठीक है, जो सप्लायर है वो उसके लिए रेडी हो जाता है। ही सेज दैट ही विल सेल द गुड्स बट ही वांट्स अ प्रूफ ऑफ द क्रेडिट गिवन। सो जब भी कोई ट्रांजैक्शन दोस्तों क्रेडिट के ऊपर की जाती है, यानी कि उधार पे की जाती है, तो एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट जिसको हम प्रूफ कह सकते हैं या एविडेंस कह सकते हैं कि क्रेडिट पे कुछ पेमेंट करना अभी बाकी है, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है और इसी इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं बिल ऑफ क्रेडिट। तो फॉर एग्जांपल एक कस्टमर बोल रहा है कि मुझे आप सामान दे दीजिए 1,000 रुपए का, इसका पैसा मैं आपको 1 महीने 2 महीने बाद जब लौटाऊंगा। तो सप्लायर कहता है कि ठीक है, आई विल गिव यू द गुड्स, आई विल सेल यू द गुड्स, लेकिन आई विल वांट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट जिसपे ये प्रूफ हो कि आपको 1,000 रुपए मुझे फ्यूचर में देने हैं। तो द सप्लायर ही गिव्स द गुड्स टू द कस्टमर। इन रिटर्न द कस्टमर विल हैव टू एक्सेप्ट अ बिल, और ये बिल जो है ये इस बात का प्रूफ है कि आपको कुछ पेमेंट जो है वो क्रेडिट में बची हुई है, एंड दिस पेमेंट हैज टू बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर, राइट। सो दिस क्रेडिट always is provided using a written document which is called instrument of credit। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट अगर इनफॉर्मली देखें, जब हम अपने किसी जान पहचान के दुकानदार से या अपने किसी फ्रेंड से या रिलेटिव से जब भी कोई उधार लेते हैं, तो यूजुअली बहुत इनफॉर्मल तरीके की अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई रिटर्न तरीके का डॉक्यूमेंट वहां पर नहीं लिया गया रहता है। लेकिन जब हम फॉर्मल बिजनेस की बात करते हैं, वेयर द कंपनीज दे बाय एंड सेल गुड्स, एंड यूजुअली ये जो बाय और सेलिंग होती है क्रेडिट के ऊपर की जाती है, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट का रोल आ जाता है, राइट। दो तरीके के प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट हैं जिनको हमें यहाँ पर पढ़ना है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड द सेकंड वन इज प्रोमिसरी नोट्स। ये दोनों लगभग सेम तरीके का काम करते हैं, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे हुई है तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट इस बात को प्रूफ है, इस बात को वो अप्लाई करते हैं कि आपको कुछ पेमेंट जो है एक्सेप्ट करनी है या पे करनी है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इन दोनों के अंदर कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, उनको हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं और इसी के ऊपर क्वेश्चन हमें जैब एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन को दोस्तों यहां पर बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। व्हाट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, यानी कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है विच इज साइंड बाय द मेकर। मेकर का मतलब होता है द पर्सन हु इज मेकिंग द बिल। इसी को हम ड्रॉवर भी कहते हैं। ड्रॉवर, ड्रॉ करना, किसी पेंटिंग को ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से हम बिल ऑफ एक्सचेंज को भी ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो इट इज साइंड बाय द मेकर एंड इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। एक ऑर्डर होता है इसके अंदर टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू अ पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट और टू द बियरर ऑफ द बिल, एंड इट इज पेमेंट इज डन ऑन अ फिक्स्ड फ्यूचर डेट और ऑन डिमांड। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के क्या क्या फीचर्स हैं? पहले तो ये रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इसके ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए उस पर्सन का जिसने इसको ड्रॉ किया है, जिसने इसको बनाया है। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है कि विदाउट एनी कंडीशन आपको कुछ पेमेंट करनी है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। कितना मनी पे करना है वो भी लिखा होगा, किस दिन पे करना है, किस डेट को पे करना है, किस टाइम के बाद पे करना है वो भी इसके अंदर लिखा होगा। इसके अलावा किसको पे करना है वो भी इसके अंदर लिखा होगा। तो यूजुअली बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर पेमेंट किसको करनी है, या तो उसका नाम लिखा जाता है कि इस पर्सन को पेमेंट करनी है, या फिर लिखा गया रहता है कि जो भी इस बिल को लेकर आपके पास आए आपको उसको पेमेंट करनी है, राइट। सो इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज देयर आर बेसिकली थ्री पार्टीज। फर्स्ट पार्टी इज द ड्रॉवर। ड्रॉवर या मेकर इसको कह लीजिए, ही इज द पर्सन हु इज द क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब जो पर्सन लोन देता है। तो जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा, देयर इज अ सप्लायर, सप्लायर विल सेल सम गुड्स टू द कस्टमर, और कस्टमर ने वो सामान तो ले लिया लेकिन पेमेंट जो है, पेमेंट कस्टमर को करनी है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो जो पेमेंट करने वाला होता है, जो कस्टमर है, इसको हम क्या बोलते हैं? ही इज द डेटर, जिसने लोन लिया है। जिसने सामान बेच दिया, एक तरीके से सामान बेचने का मतलब लोन देना हो गया, उसको फ्यूचर में पैसे वापस लेने हैं, ही इज द पर्सन हु इज द क्रेडिटर, जिसने लोन दिया है, ठीक है।
जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो कौन बनाता है? वो बनाता है सप्लायर, यानी कि क्रेडिटर, यानी कि ड्रॉवर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हु इज द ड्रॉवर ऑफ द बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, इसको ध्यान से समझ लेने की जरूरत है हमें। ड्रॉवर कौन होता है? जो बिल को बनाता है। बिल को कौन बनाता है? वो पर्सन जिसने लोन दिया है, और वो पर्सन जिसको फ्यूचर में पैसे लेने हैं। तो अगर मुझे आपसे पैसे लेने हैं तो मैं एक बिल बनाऊंगा, उसी बिल में मैं रखूंगा कि मेरे को इतने पैसे इस पर्सन से लेने हैं, और वो बिल मैं आपसे साइन करवाऊंगा, खुद भी साइन करूंगा, ठीक है। सेकंड पार्टी कौन होती है? द ड्रॉई। ड्रॉई इज द पर्सन हु इज द डेटर, यानी कि ड्रॉई जिसको पेमेंट करनी है। ये जो पेमेंट करने वाला पर्सन होगा इसको पेयर भी बोलेंगे। He is the person who will make the payment, right? And he will accept the bill. Next, the third party is payee. Payee is the person जिसको पैसे मिलते हैं, रिसीवर ऑफ मनी। तो एक ड्रॉवर है, ड्रॉवर इज द पर्सन हु विल मेक द बिल। डेटर, डेटर इज द पर्सन हु विल पे द मनी एंड ही विल एक्सेप्ट द बिल। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस जो है वो जरूरी होती है, यानी कि बिल बनाने के बाद जो ड्रॉवर है वो ड्रॉई से साइन करवाएगा कि एक बार इस पे देख लो, द अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज टू पेड वो सही लिखा है, जो टाइम मैंने आपको दिया है क्या वो टाइम सही है, ये सारी चीजें चेक करके आप इसको एक्सेप्ट कर लो। एक बार अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब आपको फ्यूचर में वो जो भी डेट डिसाइड हुई है आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जो थर्ड पार्टी है वो कौन है? थर्ड पार्टी इज द पर्सन हु विल रिसीव द मनी। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये जो ड्रॉवर है, इस ड्रॉवर ने पैसे लेने थे, ठीक है, ही हैज टू एक्सेप्ट मनी फ्रॉम द ड्रॉई। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ड्रॉवर ने ये जो बिल है वो किसी थर्ड पार्टी को दे दिया। तो अगर बहुत छोटे से सिंपल से एग्जांपल से मैं समझूं, ये जो सप्लायर पर्सन है, इस सप्लायर ने उधार दिया, इसको 1000 रुपए वापस लेने थे कस्टमर से, बट इस सप्लायर को 1000 रुपए किसी और पर्सन को भी देने थे। लेट अस से देयर इज अनदर पर्सन राम, एंड दिस सप्लायर हैज टू गिव मनी टू राम, ठीक है। तो सप्लायर क्या कहेगा? सप्लायर ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को सप्लायर राम को दे देगा कि देखो राम, आप मेरा ये बिल रख लो, इस बिल के अंदर 1000 रुपए की पेमेंट का वादा किया गया है, जब आपको पैसे देने थे 1000 रुपए, वो मैंने आपको बिल दे दिया, आपको इतने दिन बाद ये जो बिल है वो लेकर के कस्टमर के पास चले जाना, उससे पैसे ले लेना। तो देर आर थ्री पार्टीज, द फर्स्ट पार्टी हु हैज गिवन द लोन एंड ही हैज मेड द बिल, उसको हम बोलेंगे ड्रॉवर या फिर मेकर। नेक्स्ट इज द पार्टी हु विल एक्सेप्ट द बिल एंड विल पे द मनी, जिसने लोन लिया था वो मनी फ्यूचर में पे करेगा, वो कौन होगा? ड्रॉई या फिर पेयर। द थर्ड पार्टी इज द पेई। पेई जो है जो पैसा रिसीव करेगा। यूजुअली ड्रॉवर और पेई एक ही पर्सन होते हैं। अगर मैंने ही बिल बनाया और मुझे ही पैसा लेना है फ्यूचर के अंदर, तो मैं ही ड्रॉवर हूं, मैं ही आपका पेई भी हूं, मुझे ही पैसे लेने हैं। लेकिन अगर मैंने बिल तो बना दिया, लेकिन मैंने बिल अपने किसी दोस्त को दे दिया, किसी दूसरे पर्सन को दे दिया कि आप मेरे बिहाफ पे पैसे ले लेना, या मुझे आपको पैसे देने थे, आप मेरे से पैसे मत लो, ये बिल ले लो, ये बिल से आप पैसे ले लेना अपने थर्ड पर्सन से, तो वो पर्सन बन जाता है पेई। क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार चैट बॉक्स के अंदर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर टू यू, उसको मैं आपको चैट के अंदर कमेंट के अंदर ही रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज की फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, पार्टी ए, ही इज द पर्सन हु इज द बायर, द पार्टी बी इज द पर्सन हु इज द सेलर। सेलर का मतलब हो गया कि ये सप्लायर है, और सप्लायर का मतलब हो गया कि ही इज द पर्सन हु इज गिविंग द लोन, तो ही इज द क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? जो क्रेडिट देता है। क्रेडिट देता है मतलब लोन देता है, ठीक है। पार्टी ए बायर है, पार्टी ए ने सामान खरीदा है क्रेडिट के ऊपर, ही इज द डेटर, जिसने लोन लिया है, जो लोन दिया है क्रेडिटर, लोन दिया है डेटर, ठीक है। अभी जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज कौन साइन करेगा? वो साइन करेगा पार्टी ए, यानी कि एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ये बिल सही है, मैं आपको पैसे इतने महीने के बाद, इतने दिनों के बाद दे दूंगा, ठीक है। प्रॉमिसिंग टाइमली पेमेंट करूंगा मैं आपको, पार्टी बी को, ठीक है। और रिटन डॉक्यूमेंट के ऊपर अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो ये जो रिटन डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है, इसको ध्यान से आप समझिए, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले आपका डेट होता है, किस डेट को बिल बना है, ठीक है। उसी डेट के बेसिस के ऊपर, जिस डेट को बिल बनता है, इसी डेट के ऊपर डिसाइड होता है कि पेमेंट कब की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेस, जहां पर ये बिल बनाया गया है वो प्लेस मेंशन होती है। कितना अमाउंट का पेमेंट होना है वो अमाउंट यहां मेंशन होता है। इस अमाउंट को फिगर्स में भी लिखा जाता है और वर्ड्स में भी लिखा जाता है। इसके अलावा कितने टाइम के बाद पेमेंट होनी है वो भी इस पे लिखा गया रहता है। 2 मंथ्स, 1 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, कितने महीने के बाद पेमेंट होगी। ये जो मंथ्स हैं वो इसी डेट से डिसाइड होते हैं कि जिस डेट को बिल बना है, इस डेट के बाद इतने महीनों के बाद आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है। तो बिल के ऊपर क्या लिखा है? 2 मंथ्स आफ्टर डेट, यानी कि 2 मंथ्स आफ्टर 1 जून। पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹4 लाख ओनली फॉर वैल्यू रिसीट। इसके ऊपर एक स्टैंप लगाई जाएगी। स्टैंप एक तरीके से इसको ऑथराइज करती है कि दिस बिल
इज द रियल बिल, ये कोई नकली बिल नहीं है, फॉर्जरी नहीं है। इसके अलावा इस बिल के ऊपर जो दोनों पार्टीज हैं, द पार्टी हु हैज मेड द बिल एंड पार्टी हु हैज एक्सेप्टेड द बिल, दोनों का यहाँ पर एड्रेस और साइन होता है। फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट किसने किया है, राज किरण ने, और इसको साइन किसने किया, कुणाल सिंह ने। तो एक्सेप्टेड का मतलब क्या हुआ कि ही इज द पर्सन हु विल मेक द पेमेंट, ये आपका पेयर है और इसी ने आपको एक्सेप्ट किया, यानी कि यही आपका डेटर है जिसने लोन ले रखा है। और ये जो आपके कुणाल सिंह जी हैं लाल सिंह बेंगलोर में, ही इज द पर्सन हु हैज मेड द बिल, सो ही इज द ड्रॉवर and he is also the maker of the bill and he can be also the pay। लेकिन अगर ये बिल किसी और को दे देंगे कि मेरे बिहाफ पे पेमेंट एक्सेप्ट कर लो, तो वो पर्सन जो है वो पेई बन जाएगा। क्लियर है। प्रोमिसरी नोट्स की बात करते हैं। प्रोमिसरी नोट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज लगभग सेम है, दोनों रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं, दोनों के अंदर एक सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी उसको पे करने का बात होता है, डेट होती है, कितने टाइम बाद पेमेंट होना है वो इन्फॉर्मेशन भी होती है, दोनों पार्टीज की इसमें बात होती है। लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, प्रोमिसरी नोट के अंदर 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाने का काम वो पर्सन करता है जिसने लोन दिया है, यानी कि जो ड्रॉवर है वही आपका क्रेडिटर होता है। लेकिन प्रोमिसरी नोट्स में जो आपका ड्रॉवर है वो आपका डेटर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोमिसरी नोट है, ये जिस बंदे ने लोन लिया है, जिस पर्सन ने लोन लिया है, वही इस बिल को बनाता है। वो कहता है कि यस आई हैव टेकन द लोन एंड आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर दिस मच टाइम। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक ऑर्डर था, वो ऑर्डर किसने दिया था, वो ऑर्डर दिया था क्रेडिटर ने कि आपने मुझसे लोन लिया है, मैं आपको ऑर्डर देता हूं कि इतने टाइम के बाद मुझे पेमेंट आपको करनी है। प्रोमिसरी नोट में नाम आ रहा है प्रॉमिस, यहां पर जिसने लोन लिया है वो खुद प्रॉमिस कर रहा है, इट इज साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि मैं आपको इतना पैसा जो है फ्यूचर में दे दूंगा। ठीक है, तो दो ही पार्टी हुए, दो पार्टी कौन सी हुई, एक तो हुई ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवर है डेटर। ठीक है, ये वो डेटर है और वही आपको पैसे देगा। ठीक है, ड्रॉवर नहीं बनाया है बिल, और ड्रॉवर ने प्रॉमिसरी नोट बनाया है, उसी ने बोला है कि हाँ मैंने आपसे लोन लिया, मैं आपको पैसे दे दूंगा। और दूसरी पार्टी कौन है, पेई, जिसको पैसे मिलने हैं। ये यूजुअली कौन होगा, क्रेडिटर होगा जिसको पैसे मिलने हैं। हो सकता है कि ये जो बिल है, ये जो प्रॉमिसरी नोट है, ये कोई और पर्सन लेकर भी पहुंचे तो वो पर्सन पैसे ले लेगा। तो यहाँ पर दो ही पार्टी बनेगी, एक पार्टी जिसने बिल बनाया जिसको पेमेंट करनी है, और दूसरी पार्टी जिसको पेमेंट एक्सेप्ट करनी है। ये फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं आपके प्रॉमिसरी और नोट के और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बीच में। फॉर्मेट प्रॉमिसरी नोट का भी बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर भी आपका डेट होगा जिस दिन को ये बिल नोट बनाया गया है, प्लेस होगी जहां पर ये नोट बनाया गया है, कितना अमाउंट आपको पे करना है वो अमाउंट लिखा गया रहेगा, वो अमाउंट किसको पे करना है वो यहाँ पर लिखा गया रहेगा, और ये कितने टाइम के बाद पे करना है वो भी यहाँ पर लिखा गया रहेगा। या तो एग्जैक्ट डेट लिखी हो सकती है बिल के अंदर, या फिर एक टाइम पीरियड लिखा हो सकता है। ये दोनों में लिखा हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट में भी और बिल ऑफ एक्सचेंज में भी। ये भी लिखा हो सकता है कि ये जो बिल की डेट है या जो प्रॉमिसरी नोट की डेट है, इसके 2 महीने बाद पैसे देंगे। या हो सकता है कि एग्जैक्ट डेट लिखी हो कि हम 4th ऑफ अप्रैल को आपको पैसे दे देंगे। ठीक है, सो यूजुअली एग्जैक्ट डेट नहीं लिखी जाती है, यूजुअली टाइम पीरियड दिया जाता है कि इतने टाइम के बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे। इसके अलावा एक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है फॉर्मेट के अंदर, आप देखोगे देयर इज ओनली वन सिग्नेचर, देर आर नॉट टू सिग्नेचर्स। दो सिग्नेचर्स होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे, जिसने बिल बनाया है उसका सिग्नेचर भी होता है, और जिसने बिल एक्सेप्ट किया है पेमेंट देने के लिए जो राजी हुआ है उसका भी साइन होता है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट के ऊपर द ओनली सिग्नेचर इज द पर्सन हु इज द डेटर, हु हैज मेड द बिल, who is the drawer, who has borrowed the money, who is the debtor and who will also pay the money in the future, उसी का साइन होता है। हमें दूसरे पर्सन का साइन लेने की जरूरत प्रॉमिसरी नोट के ऊपर नहीं होती है। क्लियर हो गया है। नाउ बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोबारा से रिवाइज करते हैं। यहां पर एक ऑर्डर होता है पेमेंट के लिए, प्रॉमिसरी नोट में एक प्रॉमिस होता है पे करने के लिए। इसका मतलब ऑर्डर जो कौन देगा, जिसको पैसे लेने हैं, हु विल मेक द बिल, द पर्सन हु हैज टू रिसीव द मनी ही विल मेक द बिल। प्रॉमिसरी नोट, द पर्सन हु हैज टू पे द मनी ही विल मेक द बिल, ही विल प्रॉमिस कि आई विल पे। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर बनाता है, प्रॉमिसरी नोट डेटर बनाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड होना जरूरी है, डेटर जो है जिसको पेमेंट करनी है वो उसको एक्सेप्ट करना उसका जरूरी है कि यस वो बिल को देखकर मान गया। यहां पर एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज प्रॉमिसरी नोट्स आर मेड बाय द डेटर हिमसेल्फ, और डेटर अगर खुद बिल बना रहा है तो ऑब्वियसली उसको वो एक्सेप्टेड होगा। इसके बाद यहाँ पर 3 पार्टीज होती है, प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर हो जाते हैं, उसको अगर डिसऑनर कर दिया जाए यानी उसकी पेमेंट टाइम पर नहीं की जाए, तो उसको नोटरी से एक बार नोटराइज करवाना रहता है, यानी कि एक तरीके से आपको ऑथेंटिकेट करवाना होता है कि ये देखिए इस बिल की ड्यू डेट आ गई है, इस बिल की पेमेंट डेट आ गई है, लेकिन अभी तक पेमेंट मुझे मिली नहीं है। नोटिंग प्रॉमिसरी नोट के अंदर जरूरी नहीं होती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज प्रॉमिसरी नोट में द पर्सन हु हैज टू मेक द पेमेंट ही हिमसेल्फ हैज प्रॉमिस टू पे, तो वहां पर आपको नोटराइज करवाने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है। क्लियर हो गया।
यहाँ पर अकाउंटिंग पर्पसेस की अगर हम बात करें तो चाहे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट हो, इसको सेम तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि दोनों में पैसे को फ्यूचर में देने की बात की गई है, राइट। नाउ कुछ टर्म्स यहाँ पर ध्यान रखिए, टर्म्स एंड ड्यू डेट। एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट हो, अगर या तो वो पेएबल ऑन डिमांड होगा, और ऑन प्रेजेंटमेंट, और ऑन मैच्योरमेंट डेट। इसका सिंपल मतलब होता है कि ज़्यादातर जो ऐसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं या जो आपके प्रॉमिसरी नोट होते हैं, वो पेएबल ऑन डिमांड है, कि जब आप उन बिल्स को पेश कर दोगे, आपको जो दूसरी पार्टी है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है कि उस बिल के ऊपर ही एक ड्यू डेट लिखी है, उसके ऊपर खुद लिखा है कि 2 महीने बाद या इस डेट को हम पेमेंट करेंगे, तो वो ड्यू डेट पे पेमेंट होगी। या अगर वो ऑन डिमांड पेएबल है, तो इसका मतलब अगर हम उस डेट से पहले भी लेकर उस बिल को जाएं या उस डेट के बाद उस बिल को लेकर जाएं, तब हमें जब भी हम उस बिल को प्रेजेंट करेंगे हमें पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर आपको टर्म और टेनर ये पीरियड याद रखना है कि दिस इज द पीरियड फॉर विच द बिल इज मेड, कि जितने महीनों के लिए, जितने महीनों के बाद पेमेंट देनी है, उसको हम बोलते हैं टर्म ऑफ द बिल और टेनर ऑफ द बिल। एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, द 3 days ग्रेस। जो बिल जिस डेट को मैच्योर हो रहा है, उसके बाद 3 दिन का समय और दिया जाता है पेमेंट करने के लिए। तो अगर एक बिल बनाया गया है 1 जनवरी को, और बोला गया है कि वी विल मेक द पेमेंट आफ्टर 2 मंथ्स, अगर 2 महीने के बाद पेमेंट करनी है, तो 1 जनवरी के बाद जो 1 मार्च है, वो आपका ड्यू डेट बनना चाहिए। 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, 1 फरवरी 1 महीना, 1 मार्च 2 महीने, तो 2 महीने यानी 1 मार्च में पेमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन हम 3 डेज का ग्रेस भी ऐड करते हैं, यानी कि हम 1 मार्च के बाद 4 मार्च को, 2nd, 3rd, 4th मार्च, ये 3 दिन और देंगे, और 4th मार्च जो है वो फाइनल पेमेंट डेट मानी जाएगी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। सो एनी बिल दैट इज फॉर एग्जाम्पल ड्रॉन ऑन द 1 मार्च, ठीक है, एनी बिल ड्रॉन ऑन द 1 मार्च फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, सो उसकी जो पेमेंट है वो 1 अप्रैल ना होकर के 4 अप्रैल हो जाएगी। 3 दिन का ग्रेस भी हम देते हैं, राइट। अगर फॉर एग्जांपल जो ग्रेस देने के बाद फाइनल पेमेंट डेट है, अगर उस दिन कोई पब्लिक हॉलीडे है या संडे पड़ जाता है, तो एक दिन प्रीवियस वो हमारी पेमेंट डे बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 26 जनवरी जो हम की रिपब्लिक डे होता है, ऑब्वियसली पब्लिक हॉलीडे होती है, तो उस टाइम पर पेमेंट ना करके हम लोग 25 जनवरी को ही पेमेंट करेंगे। एक प्रीवियस वर्किंग डे का पेमेंट हमें करना पड़ता है इफ द actual payment date is on a Sunday or on a public holiday, right? So now let us answer this very simple question. On 1st January 2022, X draws a bill on Y for 40,000 rupees for 3 months. The maturity date of the bill will be what? Maturity date क्या होगी? आपने 1 जनवरी को बिल बनाया है, 3 महीने का बिल बनाया है, तो उसकी पेमेंट डेट क्या होगी? 3 days ऑफ ग्रेस को याद करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक चीज यहाँ पर और समझ लेते हैं, X draws a bill on Y फॉर 40,000, ये लैंग्वेज अगर आपको क्वेश्चन में देखने को मिले, तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई हु इज एक्स हु इज वाई। यहां पर ड्रॉवर ऑफ द बिल कौन है? ड्रॉ किसने किया है बिल? ड्रॉ किया है एक्स ने, यहां पे लिखा हुआ एक्स ड्रॉस द बिल। और वाई क्या है? वाई इज द ड्रॉई, ठीक है। एक्स ने ड्रॉ बिल किया है, एक्स ने बिल को ड्रॉ किया है ऑन वाई, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स ने बिल को बनाया है और एक्स ही क्रेडिटर है। एक्स को ही पेमेंट लेनी है, एक्सेप्ट करनी है, वाई को पेमेंट करनी है। वाई इज द डेटर एंड द पेयर, एंड ही इज द पेई, ठीक है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? आपको थोड़ा टाइम भी मिल गया, 3 महीने आपको जोड़ना है 1 जनवरी के बाद। सो ऑब्वियसली अप्रैल के मंथ में ये पेमेंट होने जा रही है, बट दिस विल नॉट हैपन ऑन 1 अप्रैल, दिस विल बी हैपनिंग ऑन 4th अप्रैल। सो 4th अप्रैल 2022 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्लियर हो गया? सो दैट इज ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो। और बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट से जुड़ी बेसिक बातें हमने यहाँ पर क्लियर कर ली हैं। इसी तरीके से हम बाकी कंसेप्ट्स को भी हमारे वीडियोस के अंदर कवर करते रहेंगे। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।